इंडियन नेवी की तरफ से अभी किस वजह से एडिशनल सबमरीन्स को खरीदने का डिमांड किया जा रहा है? क्या भारत की एमका चाइना की J-31 का एक कॉपी है? भारत को डिलीवर होने वाली MS-60R हेलीकॉप्टर की पहली टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट किया जा चुका है और ये हेलीकॉप्टर अभी आगे चल के इंडियन नेवी के लिए किस वजह से जरूरी होने वाले हैं? इंडियन एयरफोर्स के चीफ के फ्रांस गश्त के दौरान राफेल के अलावा भारत फ्रांस से एडिशनल एरियल टैंकर्स को भी खरीदने के लिए बातचीत करने वाला है। और अंत में टर्की की S-400 डील के ऊपर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन लगाने के बाद अभी वो भारत की S-400 डील का बहाना बनाकर अपनी S-400 डील के ऊपर से सैंक्शन को हटाने की या भारत की S-400 डील के ऊपर सैंक्शन को लगाने की कोशिश करने लगे। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से नेवी की तरफ से एडिशनल सबमरीन को खरीदने के लिए काफी प्रेशर डाला जा रहा है और अभी लगभग 6 नए न्यूक्लियर सबमरीन और 3 नए स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को भी नेवी में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। अभी हमारे पास 17 सबमरीन मौजूद हैं, तो इन सभी के शामिल होने के बाद हमारी सबमरीन की स्ट्रेंथ में काफी इजाफा हो सकता है। लेकिन इस दौरान हमारे जो पुराने सबमरीन हैं उनको डीकमीशन भी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल से ही नेवी की तरफ से अपने पुराने सबमरीन को रिटायर करना शुरू किया जाएगा और इसी साल की एंड तक नेवी की तरफ से INS सिंधुराज को डीकमीशन करने का फैसला किया गया है, जिसको लगभग पिछले 30 सालों से नेवी इस्तेमाल कर रही है और इसको 1987 में नेवी में शामिल किया गया था। और इस तरीके की टोटल 8 सबमरीन को भारत की तरफ से 1986 से 1991 के बीच खरीदा गया था। फिर 1998 से 2000 के बीच और 2 सबमरीन खरीदे गए थे। तो कुल मिलाकर भारत के पास ऐसे 10 सबमरीन मौजूद थे और ये इंडियन नेवी के पहले सबमरीन थे जो कि लैंड अटैक और एंटी-शिप मिसाइल को फायर कर सकते थे। लेकिन इनमें से एक सबमरीन को हमने 2013 में एक्सटेंड की वजह से खो दिया था, जिसका नाम INS सिंधुरक्षक था। और पिछले साल एक और सबमरीन INS सिंधुवीर को म्यांमार को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। अभी धीरे धीरे नेवी इस सीरीज के सभी सबमरीन को रिप्लेस करने वाली है, जिनको हमारी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन रिप्लेस करने वाले हैं। तो इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को खरीदने का विचार किया जा रहा है, ताकि हमारी जो 24 कन्वेंशनल सबमरीन को मेंटेन करने का एम है उसको हासिल किया जा सके। क्योंकि अभी अगर हम लोग 6 कलवरी क्लास के सबमरीन के साथ आगे निकल जाते हैं तो हम इसको कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी लगभग 8 सबमरीन आने वाले सालों में रिटायर होने वाले हैं। हालांकि इसमें से कुछ सबमरीन को 2030 तक ही आराम से ऑपरेट किया जा सकता है, और फिर भी इसके लिए अभी से ही तैयारी करना काफी जरूरी है। अगला अपडेट एमका को लेके है। अब ये कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन इस बात को लेके ट्विटर में अभी काफी सारा पोस्ट और डिबेट चल रहा है, क्योंकि एरो इंडिया शो के दौरान जब एमका की नई मॉडल को डिस्प्ले किया गया था तो उसके बाद चाइनीज सोशल मीडिया में इसको चाइना की J-31 की कॉपी बताना शुरू कर दिया गया था। और जब चाइना की तरफ से ऐसे क्लेम किया गया तो भारत की तरफ से भी काउंटर क्लेम करना शुरू कर दिया गया। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चीजें सिमिलर हैं, जिस वजह से ये दिखने में आइडेंटिकल लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो इसमें काफी सारे अंतर आपको नजर आएंगे। अब नॉर्मली जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनकी रडार सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए डायमंड शेप का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जिस वजह से जो फ्रंटल कोन सेक्शन होता है वो एक जैसा दिखता है। अब हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर रहता है, जो कि अच्छे तरीके से देखने के बाद पता लग जाता है, और जो टिपिकल एजेस होती है, लाइन वगैरह होती है, वो अलग होते हैं। साथ ही अभी एमका की जो नई मॉडल है उसको J-31 के साथ कंपेयर करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो मेरे हिसाब से इसकी नए एयर इंटेक्स है। पहले आपने देखा होगा इसमें पीछे की तरफ झुके हुए एयर इंटेक्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था और इसमें 3D बम भी नहीं था, लेकिन अभी इसको F-35 की तरह आगे की तरफ शिफ्ट किया गया है और इसमें एक 3D बम को इंट्रोड्यूस किया गया है। और सेम डिजाइन या टेक्नोलॉजी को J-31 में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिजाइन पहले भी J-31 में मौजूद नहीं था, जिसको बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसी वजह से लगभग सेम दिखते हैं, लेकिन फिर भी इसमें काफी सारे अंतर आपको नजर आ सकते हैं। अब सेंसर वगैरह की जो पोजीशन रहेगी वो कभी भी सेम नहीं रहेगी, लेकिन अगर कुछ स्ट्रॉन्ग विजुअल डिफरेंस की बात की जाए तो एमका की टेल सेक्शन में आपको साफ एजेस देखने को मिलने वाली, जबकि J-31 में ये थोड़े एंगल के साथ पीछे की तरफ झुके हुए हैं। इसके अलावा दोनों की कॉकपिट की प्लेसमेंट में भी काफी अंतर है, साथ ही इंटरनल वेपन बे की प्लेसमेंट में भी थोड़ा अंतर आपको नजर आ सकता है। तो इनको अभी एक दूसरे का कॉपी बताना ये कितना जायज है, ये तो फिर भी एक डिबेट वाली बात होगी। पर वैसे देखा जाए तो J-31 का जो डिजाइन था वो एमका के अलावा पहले F-22 के साथ ज्यादा सिमिलर लग रहा था और अभी F-35 के साथ काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी की मल्टी रोल हेलीकॉप्टर टेंडर को लेके। आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी की फ्रंटलाइन वॉरशिप से ऑपरेट करने के लिए हमारे पास मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की काफी शॉर्टेज है। इसी वजह से भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट से 24 MS-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एक डील को फाइनल किया गया था और इस डील को पहले के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा के दौरान साइन किया गया था। इसी बीच भारत की इमरजेंसी को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट की नेवी की तरफ से अपने 3 सर्विस यूनिट को भारत को डिलीवर करने के लिए लॉकहीड मार्टिन को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और यूएस नेवी को मिलने वाले 3 हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी की स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करने के बाद इनको भारत को देने का प्लान किया गया था। अभी बताया गया कि इसी स्टैंडर्ड की पहली हेलीकॉप्टर को अभी पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है और अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इशू किए गए कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाने वाले MS-60R हेलीकॉप्टर की अभी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जा चुका है। अब MS-60R हेलीकॉप्टर एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसको ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, मिडवेक या एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक मेजर कारण है जिस वजह से यहाँ पर इसको खरीदा जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बस 10 ही सी किंग हेलीकॉप्टर मौजूद जिसको अभी इस तरीके के रोल के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी लगभग 40 से 50 साल पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से इनकी परफॉर्मेंस अभी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकता है। और ऐसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम ना होने की वजह से नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी के ऊपर अभी इसका काफी नेगेटिव असर पड़ रहा है। वैसे अभी हमें ऐसे 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन MS-60R हेलीकॉप्टर काफी महंगे हैं तो हम इसको ज्यादा मात्रा में यहाँ पे इंडक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के कोई इंडियन सोल्यूशन को यहाँ पे निकाला जा सकता है या फिर HAL की तरफ से इसके लिए एक सुइटेबल हेलीकॉप्टर को डेवलप करके हमको डिलीवर किया जा सकता है। अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से, लेकिन ये अपडेट इंडोनेशियन नेवी की तरफ से और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशियन नेवी का पूरा सबमरीन लापता हो गया है। इंडोनेशियन नेवी का कहना है कि सबमरीन बाली के पास से गायब हुआ था और इसके अंदर लगभग 53 क्रू मेंबर अभी मौजूद थे। वैसे ये सबमरीन बाली से ज्यादा दूर पर तो नहीं था और बाली से बस 90 किलोमीटर की दूरी पर ये गायब हुआ था। इंडोनेशियन नेवी की तरफ से बताया गया कि इस वेसल का नाम KRN नंगला है और इसका नंबर 402 है। ये सबमरीन एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन अचानक से बाली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर अचानक से गायब हो गया था और इसके साथ बेस स्टेशन के सारे कनेक्शन टूट गए थे। इसके बाद अभी इंडोनेशिया की तरफ से सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी गई थी, क्योंकि इन दोनों के पास अभी सबमरीन रेस्क्यू वेसल मौजूद है। वैसे हमारे पास भी ऐसे सिस्टम मौजूद है, लेकिन हमारे सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम वहां तक पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लग सकते हैं। इंडोनेशियन नेवी की तरफ से अभी टोटल 5 सबमरीन को ऑपरेट किया जा रहा है और 2024 तक वो 3 नए सबमरीन को भी शामिल करने के बारे में विचार कर रहे थे, लेकिन अभी जो सबमरीन यहाँ पे गायब हुआ है इसकी डूबने के चांसेस काफी ज्यादा है और अगर ऐसा हुआ होगा तो ये लगभग 700 मीटर की गहराई में मौजूद होगा, जहां पर कोई भी कन्वेंशनल सबमरीन आसानी से नहीं जा पाएगा और जिस वजह से इसमें फंसे हुए क्रू मेंबर्स को निकालने के लिए हमको सबमरीन रेस्क्यू वेसल की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे जो सबमरीन यहाँ पे गायब हुआ था ये 80s के दौर का सबमरीन था, यानी कि काफी पुराना सबमरीन था और ये अभी एक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज को भी कर रही थी और इसी बीच ये गायब हुआ था। अभी सवाल ये कि सबमरीन गया तो कहाँ गया और अगर ये डूब गया है तो क्या इसमें कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से डूबा था या फिर इस पर किसी ने हमला किया था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसमें जो क्रू मेंबर मौजूद थे वो सेफ है या नहीं है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जैसे कि पहले भी ये खबर सामने आ चुकी है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ अभी फ्रांस के गश्त पर जाने वाले थे और आज उनकी 5 दिन की फ्रांस यात्रा शुरू हो चुकी है। पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि उनकी इस विजिट के दौरान फ्रांस की तरफ से भारत को राफेल की एक और बैच को डिलीवर किया जाएगा। वैसे पहले से इन जेट को भारत को डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियली इनको फ्रांस से भारत भेजा जाएगा। इनको लगभग सेम तरीके से फ्रांस से भारत लाया जाएगा और एक बार इनको मिड एयर में फ्रांस या यूएई की A330 टैंकर से रिफिल किया जाएगा। लेकिन ये अभी यूएई की एयरवेज में हॉल्ट लेने वाले हैं या सीधे फ्रांस से भारत आने वाले हैं, ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच अभी और भी मेजर डिफेंस डील को लेकर बातचीत होने वाली है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 6 नए एरियल टैंकर को भी खरीदने के लिए और लीज पर लेने के लिए कोशिश किया जा रहा है और इसमें भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की KC-46 और एयरबस की A330 प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने का विचार किया जा रहा है। अब इनिशियली इसे 6 एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको हम कम से कम 5 साल के लिए लीज पर लेने वाले हैं और साउथ ब्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी A330 प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने की ज्यादा चांसेस है और यूके की कंपनी की तरफ से भी अपने 6 पुराने सेकेंड हैंड A330 एयरक्राफ्ट को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि बस 5 से 7 साल पुराना है
और इसमें अभी कम से कम 30 साल का सर्विस लाइफ बचा हुआ। तो ये थोड़ा पेचीदा डिसीजन यहाँ पे होने वाला है और जहाँ तक लगता है कि भारत KC-46 के बदले A330 प्लेटफॉर्म के साथ जाने वाला है, लेकिन अभी इनको ब्रिटिश कंपनी से लिया जाएगा, फ्रांस से सीधे खरीदा जाएगा, इसको लेके शायद अभी डिस्कशन होने वाली है। अगला अपडेट S-400 डील को लेके है। आप सब जानते हैं इसको लेके शुरू से ही सैंक्शन का खतरा बना हुआ है और अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भारत की S-400 डील के ऊपर सैंक्शन लगे या नहीं लगे। अब अगर प्रीवियस यूएस गवर्नमेंट की बात करें तो उम्मीद था कि वो इसमें सैंक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन वर्तमान की यूएस गवर्नमेंट का कोई भी भरोसा नहीं है। वैसे अभी भी यूनाइटेड स्टेट की कांग्रेस या यूएस सीनेट की रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर्स की तरफ से भारत की S-400 डील के ऊपर सैंक्शन ना लगाने के लिए कहा जा रहा है, पर आगे क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता लगने वाला है। अभी टर्की की तरफ से इसी बात को लेकर काफी चर्चा किया जा रहा है और टर्की एक तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और टर्की को इस बात को लेकर बड़ा तकलीफ हो रहा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से टर्की की S-400 डील पर सैंक्शन लगा दिया जाता है तो किस वजह से अभी तक भारत की S-400 डील पर सैंक्शन नहीं लगा गया है। इस वजह से टर्की की मीडिया की तरफ से अभी एक तरीके से नाराजगी जताई जा रही है और वो शायद अभी यूनाइटेड स्टेट की नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट का फायदा उठाकर अपनी S-400 डील के ऊपर से लगाए गए सैंक्शन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले भी इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था कि इसके लिए टर्की की तरफ से अभी कुछ यूएस बेस्ड एनजीओ को फंडिंग भी किया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट की कुछ लॉ मेकर्स को पैसे देके उनकी S-400 डील के ऊपर से सैंक्शन को हटाने के लिए और उनको F-35 को सप्लाई करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी पता लगा कि वो भारत की S-400 डील को एक एग्जाम्पल के तौर पर देख के या बहाना बनाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत को वेवियर दिया जा सकता है तो टर्की को क्यों नहीं दिया जा सकता है। और इसी बात को लेकर आगे चल के भारत की S-400 डील के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़ने का उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे टर्की की तरफ से ऐसे प्रेशर डालने की कोशिश किया जाता है तो बाइडेन गवर्नमेंट के ऊपर फिलहाल कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।